नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की हम इस वीडियो में सीपीयू 2024 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड हो गया है और आप लोगों ने देखा है, तो पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पॉपुलेशन किसी टाउन की या किसी शहर की जनसंख्या जो दे रखी है वो 1,25,000 दे रखी है। यदि जो उसमें साल का जो जन्म दर है यानी कि जो बर्थ रेट है वो 12.7% है और साल का मृत्यु दर यानी कि जो उनमें से लोग मर रहे हैं वो 2.7% यानी कि 2.7% है। तो 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी कितनी बढ़ेगी? पॉपुलेशन इंक्रीज बताना है। 3 साल के बाद इंक्रीज कितना आएगा पॉपुलेशन में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 12.7% का, तो यहाँ पे इंक्रीज आ जा रहा है। और जो यहाँ पे दे रखा है 2.7% का डिक्रीज दे रखा है। ठीक है। अब इनका जो नेट आ जाएगा, ये जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा? नेट आ जाएगा 10%। क्योंकि 12.7% से इंक्रीज कर रही है, 2.7 से डिक्रीज कर रही है, तो जो नेट आ जाएगा, नेट चेंज आ जाएगा, वो हो जाएगा कितना? 10%। और जो 10% का हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ 10 से जो है वैल्यू कितनी हो रही है? एक का इंक्रीमेंट यहाँ हो रहा है, तो 10 से मतलब 11। अब 3 साल के बाद की बात हो रही है, 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा 3 साल तक का, कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ऐसे जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1,331। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 331 का इंक्रीमेंट हो गया। अब जो 10,000 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1,25,000। 1,25,000 ये तो कितनी गुने हो गई? 125 गुने हो गई। तो ये भी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 125 गुना। तो 331 टाइम्स 125 ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 125 से 125 12 बच जाएगा। 125 को 3 से करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 2 6 और एक 7, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 7 और 7 और एक 8 38, तो यानी कि 75 लास्ट में। तो यानी कि दो ऑप्शन में 75 है। तो हमें जो है अभी और आगे कैलकुलेट करना है। तो 125 से करेंगे तो फिर से तो 375 हो जाएगा। 8 5 13 और ये 7 3 10 और 11 और ये 4,41,41,375 ये जो आएगा हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को जो है हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स पॉपुलेशन हो गई। एक्स पॉपुलेशन 10 से 11 बढ़ रही है, तो यानी 11/10 इंटू पॉपुलेशन ये वैसे हमें दे रखी है। तो यहाँ एक्स नहीं ले लेंगे, हम यहाँ ले लेंगे कितना? 1,25,000 ये आ गया हमारा। अब ये 11 से 10 हो गई, यहाँ फिर 11 से 10, फिर 11 से 10। तो ये जो पॉपुलेशन आएगी, ये जो पॉपुलेशन आएगी ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन आएगी, ये इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आएगी, जिसके अंदर इनिशियल भी ऐड होगा। इनिशियल जो होगा वो ऐड होगा यानी कि पहले की पॉपुलेशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से इस वाली को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ऑप्शन बी आएगा। लेकिन इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि हम ये स्टेप्स ले लें कि जिसमें 10 से 11 हो रही है और क्यूब कर लें, और इनका जो है सीधा सीधा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, जो कि हमारी इंक्रीज यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस निकालनी है, हॉलो सॉरी निकालनी नहीं है, रेडियस जो है होलोस्फेयर की वो 21 सेंटीमीटर की दी हुई है और उसको दो इक्वल हाफ में जो है एक प्लेन से काट दिया जाता है जब वो सेंटर से पास करता है। तो 75% निकालना है कर्व सरफेस एरिया का, लेकिन ये देखना है कि हमें नियरेस्ट टेंस में जो है उसका जो आंसर आएगा उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये मान लेते हैं एक ये स्पेयर हो गया, ये स्पेयर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से एक ये प्लेन है जो इस तरीके से इसको काटता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये स्पेयर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये स्पेयर दो इस तरीके से दिखेगा। अब ये यहाँ पे पूछता क्या है? यहाँ पूछता है कि 75% निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का नियरेस्ट टू 10। तो 75% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ देख लो, 75% का मतलब होता है 3/4, है ना? कैसे? 75/100। तो 25 से 3 और 25 से 4 बार कट गया, 3 बार 4, तो 3/4 निकालना है हमको। अब जो इसका सरफेस एरिया होता है स्पेयर का, वो होता है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr², जो कि ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फेयर का, वो हो जाएगा 2πr²। तो अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर का ही पूछ रहा है, जहां पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 2πr²। आर कितना है हमारा? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 21 सेंटीमीटर। 7 से ये 3 बारी में चला गया, ये 2 से यहाँ 2 बारी में चला गया, 2 से यहाँ 11 बारी में चला गया। तो अब ये इसको देख लेते हैं
तो इसको हम कर लेंगे 3 और 3 9 हो जाएगा, ये 9 एकम 9 दूनी 18 इंटू 11, तो 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 7 97 हो जाएगा, 11 1 जा, तो ये 2079। तो इसका नियरेस्ट 10, तो यानी कि इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा, नियरेस्ट टेंस आएगा 2080, है ना। नियरेस्ट टेंस क्या होगा इसका 2080, यानी कि टेंस यानी कि हमें हमेशा ऐसे फॉर्म में लिखना है कि जहाँ यूनिट डिजिट 0 और टेंस डिजिट में कोई डिजिट हो, नियरेस्ट डिजिट। तो 79 के नियरेस्ट ऐसी फॉर्म से आएगी 80। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 3% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या निकालनी है। तो यानी कि कुल कितने इसमें रजिस्टर्ड वोटर हैं या एनरोल्ड वोट्स थे या वोटर है, तो मान लेते हैं वो एक्स हो गया। अब उसमें ये दे रखा है कि 65% जो है वोट डाले गए। अब उसमें से भी 3% अवैध हो गए, तो बचे कितने 97%, है ना। अब उसमें क्या कहता है, उसमें से भी जो उसके 65% थे वो किसके बराबर थे, वो थे 81,965, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जो है इसके वैल्यू निकालनी है एक्स की। यही हो जाएगा हमारा कितना, टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड, यानी कि मतों की कुल संख्या। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। इसको हम काट लेंगे तो ये कैसे जाएगा, ये 5 से 13 बार चला जाएगा और ये 5 से 20 बार चला गया। इसी तरीके से 5 से ये 13 बार चला गया, ये 5 से 20 बार चला गया। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो अभी हम देख लेते हैं क्या आएगा, ये देख लेते हैं। ये 20 को 20 टाइम्स कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 और 2 4 0। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 81965 अपॉन 1397 13। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि हमें लास्ट में 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो 4 जीरो वाले तो आएंगे, तो ये और ये तो कट गया। अब मेन बात आती है कि ये देखते हैं कि हमारा ये 2 लाख आ रहा है कि ये हमारा 1,90,000 वाला आ रहा है। तो अब इसको हम करके देखेंगे, तो 13 से तो ये पता चल रहा है कि ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसमें 13 का तो कोई हिसाब किताब नहीं, तो यानी कि ये कट जाएगा। 13 को काटते हैं तो 13 छिक 78 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 13 3 39 हो गया, और 0 गया तो आ जाएगा ये, और 13 पंजे 65। ठीक है, फिर ये 13 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और ये 11 108 से 100, 1 सेकंड, 13 चौक 52 हो जाएगा 52। तो ये 11 113 अठे 104, 104 और ये 13 पंजे 65। ठीक है, ये कट गया। अब ये 97 से 5 से जा रहा है सीधा, ये सीधा 5 से चला गया, तो ये कितना आ गया हमारा 20 लाख। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक रिस्ट वॉच को बेचा गया, एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाख प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है रिस्ट वॉच का, वो निकालना है। इसका मतलब ये क्या, रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 रुपए एट ए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, तो और प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना आ रहा है हमारा x%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, है ना। तो सेलिंग प्राइस हमें 1200 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हम x मान लिए हैं, यहाँ x हो गया है, ये 100, और प्रॉफिट भी हमारा कितना आ रहा है x। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हम इसको क्या कर लें, एक्स स्क्वायर 1200 माइनस एक्स, और यहाँ 100 ये कर लें, है ना। अब यहाँ क्या कर लें कि हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें और यहाँ ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कराएं। ये हम सीधा सीधा ये देखें कि रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर इतना एट, अच्छा कि कितने कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हम कितना ऐसा देखें कि इसका जो भी ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसका इतना ही परसेंट जो है इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, तो ये 1200 बन रहा है। तो ठीक है, तो 400 में 400% अगर हम ऐड कर देंगे तो 1600, 16 16 4 20, यानी कि नहीं 2000 के करीब जा रहा है। 350 अगर हम 250 में देखें, 250 में अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 250 का स्क्वायर कर ले, मान लेते हैं 250 का स्क्वायर कर ले और इसमें से निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा 950 इंटू 100। क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं ये बराबर नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम 350 लिख लेते हैं, 350 का स्क्वायर कर ले, तो 350 200 ये हो गया 1200 में से, और 150 निकालेंगे तो 850 इंटू 100। तो अब ये 5 5 जा, तो ये यानी कि यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना हो जाता है
1225 डबल जीरो, और ये कितना आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। अब हम 300 में से निकालेंगे मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 300 में से निकालेंगे तो 3 3 जा 9 डबल जीरो, और 1200 में से 300 गया 900, और ये डबल जीरो, तो यानी कि ये सही है। ऑप्शन डी हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी वैल्यू दे रखी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है हम m माइनस एन कॉमन ले लेते हैं। m माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये बच जाएगा। अब यहाँ माइनस में से m माइनस एन कॉमन लिया तो m माइनस एन का होल स्क्वायर ये बच गया, है ना। यहाँ से भी एम एन कॉमन ले लेते हैं, इनमें से एम एन कॉमन ले लेते हैं, एम एन कॉमन ले लिया तो m माइनस एन ये हो गया, तो ये m माइनस एन से ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस है, तो ये माइनस एम स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर माइनस आता है, सॉरी प्लस आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एम एन ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस इससे कट गया। अब ये ऊपर नीचे से एम एन से एम एन कट गया, तो बचा कितना, 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है एंगल दे रखे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझ लो थोड़ा सा। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है कि सर्कल के अंदर जब हम इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज आप यहाँ नोट करना, एक चीज ये नोट करना कि मैंने जब भी क्वाड्रेंट लिखे हैं तो क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, है ना। एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाए। क्यों घुमाए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही जो होता है इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी कि जब हम सर्कल में यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो ही हमारी जो है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव आएगी, लेकिन जैसे ही हम क्लॉकवाइज घूमने लग जाएंगे तो हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। ये कंसेप्ट है जिसको जो है कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरली समझाऊंगा। और एक बार कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट है ये, इस तरीके से समझा हुआ है कि अगर आपको एक बार बता दिया जाएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी साइन चेंज करने में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब क्वाड्रेंट चेंज होते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आपको जो है साइन चेंज करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से करके समझाया हुआ है। तो इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर जो है हमको cos a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, cos a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देख लेते हैं हम पहले तो cos a माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी का मतलब होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो कि sin a की वैल्यू जो है 1/3 दी हुई है, और sin b की वैल्यू जो है 1/5 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम cos a की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पहले हमें cos b की वैल्यू निकालनी है। अब cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 8, तो 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 3 आ गया। सेम इसी तरीके से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2√6/5, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 25, और एक गया 24, 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2√6/5। ओके, अब ये देखो कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेकंड क्वाड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी सभी जो हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट जो कॉसेक होता है वो बराबर होगा, मतलब प्लस होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस जो आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होते,
मान लेते हैं ये क्वेश्चन के अंदर इस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए और इसके कंसेप्ट बच्चों को नहीं पता हो, तो भी बच्चे अगर इसको बिना साइन के सॉल्व करते तो ये बाई चांस सही हो जाता, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अगर इसके अंदर कुछ भी दूसरा फॉर्मूला कहीं यूज कर दिया जाता, कॉस, ये कॉस ए माइनस बी की जगह फॉर्मूला कोई और फॉर्मूला अगर यूज कर दिया जाता तो उसमें दिक्कत आ सकती थी, आंसर हमारा गलत हो सकता था। तो कॉस ए माइनस बी जो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2√2/3। अब cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2√6/5 प्लस sin a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, sin b की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक है जी। अब देखो जी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे सेम डिनोमिनेटर है 15 आ जाएगा, √2 से यहाँ √2 √3 है, √2 से √2 चला गया, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 √3 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस ऊपर 1, तो आंसर आ गया 8√3/15, जो कि ऑप्शन सी हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि 9 डिजिट नंबर दे दिए, 9 डिजिट के ये नंबर दे दिए है जो 36 से डिवाइड होता है, तो उसमें x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स का वैल्यू निकालनी है, जिसके अंदर कंडीशन ये दी है कि y की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, सबसे छोटी, ठीक है। और x और y जो है दोनों नेचुरल नंबर है, हम इसके अंदर जो है नेगेटिव नंबर या फिर कुछ नहीं ले सकते। तो देखते हैं क्या नंबर क्या है वैल्यू 72, ठीक है, x 8431 y 4। ओके, अब 36 से डिवाइड किया इसको, 36 का मतलब कितना होता है 4 और 9, ठीक है। 4 के लिए तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, और 9 के लिए तो सम देखते हैं। तो 7 से ये 2 गया, 7 2 9, ये हट गया, 8 और 1 ये 9, ये भी हट गया, 4 और 4 8, और ये एक हट गया, इसमें से तो बचा 2। तो यानी कि अब हमें करना क्या है, x प्लस वाई प्लस 2, इसको जो है ये जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो यहाँ x और y का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 7 आ सकता है, 7 आ गया। अब 18 के लिए कितना, 16 होना चाहिए, ठीक है जी। यानी 16 प्लस 2 18, ये हो गया। अब इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे जाएगा तो 27 25 25, कोई भी दो डिजिट्स को ऐड करके 25 सम नहीं आता, तो इसलिए हम दो मैक्सिमम कंडीशन हमारी ये हो गई। ओके जी। अब उसके बाद कहता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू y, तो y का स्मॉलेस्ट वैल्यू, y की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम 0 लिखते हैं, लेकिन हम 0 इसमें नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या डाले कि ये दो डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, तो हम 2, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ y की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू 5 ले लें, तो ये 5 और 2 का सम जो है 7 हो रहा है, और ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब इसके अंदर हम रख के देख लेते हैं 5/2 माइनस 2/5, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 गया 25, माइनस ये 2 से 2 गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो कितना आ गया 21/10। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 1/10, तो जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक नाव है जो 40 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, सॉरी क्या लिखा है, अच्छा, एक नाव है जो 7 घंटे 30 मिनट लेती है, 40 जिसमें वो 40 किलोमीटर नदी की धारा के साथ बहती है, और 25 किलोमीटर जो है नदी के विपरीत धारा में बहती है। यदि वो जो है 48 किलोमीटर 10 घंटे 48 10 घंटे 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो यानी कि बोट की स्पीड निकालनी है। तो ये क्या है कंडीशन, ये कह रहा है, अच्छा एक चीज और, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दिया है, तो यहाँ टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अच्छा, और ये डाउन डाउन स्ट्रीम में जो होता है उसके अंदर नदी के साथ बोट जाती है, तो ऐड हो जाती है स्पीड, एक्स जहाँ पे बोट की स्पीड है, वाई जो है सॉरी एक्स जो है बोट की स्पीड है, वाई जो है वाटर की स्पीड है, और जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम के अंदर जो होता है अगेंस्ट में जाती है, तो x माइनस वाई हो जाता है, x बोट की स्पीड है, y उसकी स्पीड है स्ट्रीम की। तो अब ये लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर जो है 40 किलोमीटर जो है वो जा रहा है कितना, डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई प्लस, अब ये कितना जा रहा है 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, हम जो है इनको क्या नाम है कैलकुलेट करने के लिए हम डाउन स्ट्रीम को डी और अपस्ट्रीम को अप से ले सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बार बार लिखने से वो जो है टाइम भी जाता है और जो है थोड़ा बड़ा सा लगता है, और इससे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गलती होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब 7.5 का मतलब कितना होता है, 7.5 का मतलब होता है 15/2 आवर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर हमारा अपस्ट्रीम, और ये 10 घंटे में लेता है। तो अब जो है इसको हमें सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमें स्पीड निकालनी है किसकी, बोट की, यानी कि x की स्पीड हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे अब इसको 5 8 जा कर देते हैं, 5 8 जा, और ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अब ये यहाँ से 2 से कर देते हैं,
2 से 24 बार चला जाएगा, 2 से 18 बार चला जाएगा, 2 से 5 टाइम्स चला जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है जी। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन को हम 3 से इंटू कर देते हैं, इसको 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से इंटू कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 24 बाई डी, 15 बाई यू और 3 3 जा 9, ठीक है जी। अब इसको जो है हम इसमें से 3 8 या 24 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 2 5 जा 10 और 5 8 जा 5 5 जा 5 3 जा, इसको 3 से करने पे ठीक है जी। अब इसको हमने इसमें से एक सेकंड कुछ गड़बड़ करी है मैंने क्या, एक सेकंड यहाँ पे लिखता है कि कितने इन 7 आवर 30 मिनट्स में ये जाता है, 7 आवर 30 मिनट्स ये हो गया। ओके 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 ओके, ये देखिए एक गलती हो गई ना कि ये 3 3 जा 9, तो ये 9/2 मैंने मिस कर दिया था, तभी बोलूं कि नेगेटिव कैसे आ रहा है। तो अब जब हम जो है इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इन इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, 18 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 3/u, 3/u और 5 माइनस इससे कर लेंगे तो 5 माइनस 9/2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब उधर जाएगा तो 5 2 जा 10 तो 1/2। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम आ जाएगा, अपस्ट्रीम का मतलब कितना होता है x माइनस वाई, वो कितना आ गया हमारा, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 ये आ गया, बिल्कुल जी। अब अपस्ट्रीम हमारा आ गया 6, अब किसी भी इक्वेशन में एक अपस्ट्रीम लिख सकते हैं और बाकी हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम कि हम इसी इक्वेशन के अंदर अपस्ट्रीम में 6 से कट नहीं रहे, हम एक काम करते हैं किसमें, इस वाली इक्वेशन के अंदर अपस्ट्रीम की वैल्यू डाल लेते हैं, तो कितनी हो जाएगा 48 अपॉन डी प्लस 36 अपॉन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 10। अब यहाँ अपस्ट्रीम हमारा 6 आ गया तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, 6 6 36। अब जब 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 को जब हम इससे काटेंगे 48 अपॉन डी से तो ये कितना कट जाएगा 12। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी आ गई, यानी कि x प्लस वाई कितनी आ गई हमारी 12, 12 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं, है ना, जोड़ लेते हैं। इक्वेशन को जोड़ने के बाद कितना आ गया 18, यहाँ से y कट गया 2x हो गया। अब ये 2 से यहाँ 9 कट गया तो जो हमारी बोट की स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना था, हमें इस इक्वेशन के अंदर और भी तरीके हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में वो तरीके कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि एक ही तरीका ध्यान में रखा जाता है और इसको स्पीड अप कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन इतनी लिखने की जरूरत थी, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता एग्जाम में, यहाँ पे जो है काफी चीजें माइंड में हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि विदाउट पेन मेथड जो होता है कि हाँ बिना पेन के जो है काफी चीजें इसके अंदर स्टेप स्किप करके हम सीधा 9 तक आ सकते हैं। और जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें पता होता है कि जब बोट की स्पीड निकालनी होती है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ से y कट जाता है, x से x हमारा 2x हो जाता है। और जब हमें क्या नाम है स्ट्रीम यानी कि नदी की स्पीड निकालनी होती है तो हम एक में माइनस करते हैं, तब भी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमें जो होता है करके दिखाना नहीं होता, बार बार ये हम अपने माइंड में करना होता है टाइम बचाने के लिए एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि गीता जो है 5/2 टाइम्स फास्ट दौड़ती है बबीता से। ठीक है जी, किसी एक रेस के अंदर गीता ने जो है 40 मीटर की बबीता को लीड दे दी, यानी कि 40 मीटर की बबीता को जो है क्या नाम है आगे की तरफ, या फिर ये बोला जाए 40 मीटर बबीता से वो पीछे खड़ी है, 40 मीटर कम रेस में बबीता दौड़ी, 40 मीटर उसको आगे खड़ा किया बबीता को गीता ने। तो बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताना है जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे। बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन को पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन ये कहता है, ये क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि ये लीड है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे क्या गीता खड़ी है और यहाँ पे क्या बबीता खड़ी है। अब इसका जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ यहाँ ले लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस हुआ 40 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक इसका जो है डिस्टेंस हो गया, जो कि इसने जो है लीड दे रखी है गीता ने बबीता को। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि दोनों स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पे और मान लेते हैं कि वो यहाँ पे मीट करते हैं। ये क्या है, इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है गीता और बबीता का। अच्छा, अब मान लेते हैं जब बबीता यहाँ से इस पॉइंट पे टी टाइम पे पहुंचेगी, मान लेते हैं वो टी घंटे लेती है यहाँ से यहाँ आने में। अब वो कहते हैं कि मिलने का मतलब क्या होता है, मिलने का तो मतलब वही होना कि एक टाइम पे वो पहुंचे। तो अगर बबीता यहाँ से ये मीटिंग पॉइंट पे टी टाइम पे पहुंच रही है तो गीता भी यहाँ से ये मीटिंग पॉइंट में टी ही टाइम पे पहुंचेगी, यानी कि इनका टाइम कितना हो गया बराबर, तो यानी कि दोनों सेम टाइम ले रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो टाइम हो गया दोनों का बराबर। तो जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड के। ठीक है जी, जो जितना दूर उतनी तेज स्पीड से चलना पड़ेगा उसको भाई, क्योंकि वो उतने ही क्या नाम है अगर उसको मिलना है तो। ठीक है, अब जो है इसके अंदर देखते हैं अभी क्या कह रहा है। अब मान लेते हैं ये स्पीड, है ना, ये स्पीड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं गीता हो गई, ये बबीता हो गई, इनका रेशियो देखते हैं। अच्छा, अभी क्या कहता है, गीता 5/2 टाइम फास्टर है, तो यानी कि अगर बबीता की स्पीड 2 है तो गीता की स्पीड कितनी है जी 5, कितनी हो गई जी 5, ये हो गई, है ना, कितनी हो गई 5 स्पीड। तो जो स्पीड हो गई तो डिस्टेंस जो चली वो डिस्टेंस भी किस रेशियो में चले, 5/2 में, है ना, 5/2 में। तो इनका जो डिफरेंस था 3 का, वो कितनी दे रखी है वैल्यू 40, 3 का कितना दे रखा है
40 और हमको निकालना कितना है कि वो किधर मिलेंगे, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से तो कौन दौड़ रहा है, यहाँ से तो जो दौड़ रही है वो गीता दौड़ रही है, और गीता ने कितना दौड़ा, पूरा डिस्टेंस 5 का, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20/3, तो ये कितना आ गया हमारा 30 ही दे रखा है ना, 40 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, एक सेकेंड, 5/40 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 30 नहीं है, 3 है, सॉरी, वही मैं कहूँ कि क्या मिस्टेक हो गई है कि ये यहाँ पे 30 नहीं 3 है, तो यानी कि 40 की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 400/3, तो जब हम इसको काटेंगे तो 3 6 जा 66.666 ये मीटर जाएगा, तो इसको हम 66.67 मीटर लिख सकते हैं, जो कि ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो यही चीज को स्टार्टिंग से अगर मैं बताता, तो एक्चुअल में जो बेसिक ये जो कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए मैथ्स के अंदर, ताकि क्या है कि आगे जब इस टाइम एंड स्पीड में इस तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है ध्यान में हो दिमाग में, और इसको जो है ध्यान में रखते हुए आपका ये रेशियो लेते समय जो है दिक्कत या फिर गलतियां नहीं होगी। तो ये बताने का मेरा यही मकसद था कि जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये फिगर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि शोरूम के अंदर जो प्राइस है वॉशिंग मशीन की वो 65,000 है। अच्छा, और कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिलता है 2,000 का, और उसके बाद वो जो है स्क्रैच कार्ड निकलता है, जिस स्क्रैच कार्ड के अंदर जो है बताता है कि या तो 10 से 15% तक कुछ भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो ये बताना है कि डिफरेंस बताना है कि कम से कम और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो कि वॉशिंग मशीन की वो कितनी होगी। तो देखो जी, 65,000 जो है इसका शो का जो है मशीन का वो हो गया। अब कस्टमर को इसमें से 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो ये 63,000 हो गया। अब 63,000 होने के बाद यहाँ मान लेते हैं कि 10% का और डिस्काउंट मिलता है, 10 इसके अंदर मैक्सिमम 15% का निकलता है। तो अब यहाँ पे जो इसको प्राइस देना होगा वो 90% देना होगा ना भाई, और यहाँ जो इसको प्राइस देना होगा वो कितना परसेंट देना होगा, 85%। तो अल्टीमेटली इनका डिफरेंस कितना होगा, 5% का ही हुआ ना, इनका डिफरेंस कितना होगा 5%। तो ये किस पे 5% का डिफरेंस देना होगा, ये 8300 पे, तो यानी कि 83,000 पे, तो ये 63,000 पे, तो 63,000 पे 5% का इनका डिफरेंस, तो ये 2 जीरो से 0 कट गया, 5 6 पंजे 30 और 31, तो 3,150 का मैक्सिमम जो है इनका डिफरेंस आ जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम सेलिंग प्राइस का आफ्टर गेटिंग 2,000 रुपीज डिस्काउंट ऑन वॉशिंग मशीन। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी तरीके से हमें बहुत जल्दी जल्दी इस सीरीज का मेन जो मोटो है एग्जाम बाइट चैनल पे जो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, इस सीरीज का मतलब मोटो यही है बार बार कि हमें एग्जाम टाइम पे अपना दिमाग में जो है एक मेथड, यानी कि हमें एग्जाम के अंदर जो है एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा जो प्री डिफाइंड मेथड होना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। जो क्वेश्चन टफ है, नो डाउट उसको हमें छोड़ना है, वेदर हम उसको कर सकते हैं, वी कैन डू इट और वी कैन नॉट, तो हमें उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते समय भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें कम से कम अटेम्प्ट करना है, सो दैट कि 50 क्वेश्चन के अंदर सीपीयू के अंदर जो आते हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके। बिकॉज जो जिनको लोगों का सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो बाकी लोग करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा करते हैं, तभी जाके उनकी रैंक या फिर जो कहते हैं ना लास्ट के मेरिट में वो एज लेते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन टारगेट करने हैं जो हमें एज दिलाए। तो जितने क्वेश्चन सब करेंगे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसको लेकिन कम से कम टाइम यानी कि लिमिट वाले टाइम में करना है, सो दैट हमारा जो जो क्वेश्चन हमें नहीं आए या जिसपे हमें थोड़े अटके हैं उन पे हमें टाइम बच जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है टू ट्रेन। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम थोड़ा सा विजुअल यानी कि पिक्टोरिकल विजुअल जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे, सो दैट कि इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो हम देख लें, सो दैट कि एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें जो है गलती होने के चांसेस ना हो। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब जो दो ट्रेन है बैंगलोर से चेन्नई जा रही है, ये बैंगलोर है, ये चेन्नई है, ठीक है जी, यहाँ से ट्रेन जा रही है। अच्छा, अब ये बताते हैं क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्टार्ट एट द टू ट्रेन रनिंग बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर respective and proceed toward each other at the speed of 9 when they meet it is found that one train has traveled okay। तो ये मान लेते हैं कि ये वाली ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ से जा रही है। थोड़ा सा इसको जो है सही कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ये नहीं है, ये हो गया, ये यहाँ से गई और यहाँ से एक ये ट्रेन गई, है ना। ये जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अच्छा, अब ये बोलता है कि ये मान लेते हैं कि इसने x डिस्टेंस चला और इसने क्या करा ना, ये x प्लस 180 डिस्टेंस इसने चल दिया, ज़्यादा चल दिया। 180 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ज़्यादा चल दिया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं कि जब ये मिलते हैं, तो यानी कि जब ये मिलते हैं तो ये कंडीशन है कि ये x किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है, तो ये x प्लस 180 यानी कि 180 ज़्यादा चल रही है, नो प्रॉब्लम, ये चलती है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें दिल्ली बैंगलोर से चेन्नई का, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें करना ये है कि पहले तो हम इनका स्पीड का रेशियो लेते हैं 80, और ये कितना आ गया हमारा
95, है ना, 80 और 95। अब देखो, जब ये सेम टाइम में, ये जिस टाइम में यहाँ पहुंची टी टाइम में, यहाँ भी ये टी टाइम में, तो यानी कि टाइम जब सेम होता है तो डिस्टेंस स्पीड जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो जो डिस्टेंस का होगा वो भी कितना आ जाएगा हमारा, 90, 80 और 95 का रेशियो आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया, 15 ज्यादा। तो इस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। तो अब जो है एक कितनी, ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 12, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। अब 12 गुना ये हो गया। तो अब ये पूछता है क्या, अब ये पूछता है कि x, यानी कि 80 किलोमीटर तो दोनों चले, तो यानी कि x यहाँ से 80 ये भी चला, प्लस x यानी कि 80 ये भी चला। ठीक है जी। अब ये 180, तो ये तो जो है रेशियो है। ठीक है जी। अब ये 80 80 कितना हो गया, 160, ये रेशियो हो गया, प्लस ये 180 हमारी जो वैल्यू हम क्या नाम है गिवन है 180 किलोमीटर। तो ये 12 को 160 से इंटू कर देंगे। तो 12 को 0 से किया तो 12 से कितना हो गया हमारा, 72 हो जाता है ना। 72 में 2 आ गया, 22 ये एक 1920 हो गया, और 180, 180 के बाद ये कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 1 10 और 1 11, और ये 2100। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हम चाहते तो इसको काट भी सकते थे, हम चाहते तो इसको काट भी सकते थे। तो ये काटने के बाद क्या आता, काटने के बाद आता है ये कितना, ये 16 पंजे 80 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 19, है ना, 5 एकम 5, और कितना हो गया 4। ठीक है। तो अब ये 3 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू 180, तो ये 60 गुना होगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मैंने काटा नहीं, तो ये हम काट के भी हम कर सकते हैं। तो मैंने बिना काटे कर दिया। अगर आपको काट के करना हो, रेशियो को और थोड़ा तोड़ के करना हो तो कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि दोनों ने एक्स एक्स चला, तो दोनों ने कितना चल दिया इसके अंदर, 16 16 दोनों ने चला, प्लस 3 जो है ये 180 हो गया, तो 16 दूनी 32, तो यानी कि 32 तो हमें निकालना ही है, और 180 दे रखा है वो हम ऐड कर देंगे पहले जो ज्यादा दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है 23 से। ठीक है जी। अगर इसके डिजिट्स को दोबारा से अरेंज किया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़े को पहले लगाते हैं, तो लगा देते हैं 8 5 3 2 1 0, ये लगा दिया जी। अब इसमें क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर एंड 5 टाइम्स ऑफ, इफ डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर 5 टाइम्स ऑफ, 13 का 5 गुना कितना होता है, 65। अब इसमें से 65 माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, 5 आ गया इधर से, और ये गया तो कितना 4 आ गया, 1 3 8 5 ऐसा हो गया। तो रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय, अब रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय, देखो 5 से तो डिविजिबल है, 11 का देख लेते हैं। 11 का देखने के लिए या तो हम इसको ऐड कर लें ऐसे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 3 7 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, तो यानी कि 4, तो ये डिविजिबल नहीं है 11 से। तो यानी कि 5 से ही डिविजिबल हुआ, और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से ये कट गया, और 5 और 1 ये 6 ये भी कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 नहीं कटा, तो यानी कि 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है, तो ओनली 5 से डिविजिबल है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर ये बता रहा है कि सब सारी सर्कल जो है इसके अंदर इक्वल रेडियस रेडियस की हैं, छोटी वाली। ठीक है, 3 सेमी सर्कल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बिटवीन दी रेड एंड ब्लू एरिया। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पेन जो है हम ऐसा चूज करें जो कि हमें इस कलर को इसके अंदर कलर अच्छा से दिखाए। तो हम ले लेते हैं इसके अंदर पीला कलर, पीला कलर चलेगा? ठीक है जी, ठीक है। नहीं, ब्लैक कलर ले लेते हैं हम इसके अंदर, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ब्लैक कलर में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, डॉट इसका। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये सेंटर, सेंटर सेंटर बड़े वाले सर्कल का ये है, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक एक इसका रेडियस मान लेते हैं 1 यूनिट रेडियस, बहुत सही। ठीक है, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि जो बिग इसका रेडियस जो हो जाएगा बिग सेमी सर्कल का, वो हो जाएगा कितना, 3 रेडियस, और स्मॉल का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है, इसमें एरिया रेशियो निकालना है रेड का ब्लू में, तो सबसे पहले रेड का। तो रेड का निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये एक और एक, ये 2 सर्कल, एक सर्कल हो गया, और ये आधा, तो यानी कि 1.5 सर्कल। तो यानी कि 1.5 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है इसका, आर है इसका 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, ये रेशियो हो गया। अब ये ब्लू वाले के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट पाई आर, सॉरी पाई, यहाँ पे आर को जो हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है इसका, 3 का स्क्वायर। अब ये आधा है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, इसमें से यही जो हमने जो इधर वैल्यू निकाली है वो हम माइनस कर देंगे। तो 1.5 का मतलब होता है 3/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके जी, अब इसमें से पाई से पाई देखो दोनों तरफ कट जाएगा, ये पाई इधर से कट गया, ये पाई इधर से कट गया। अब ये 1.5 का मतलब इधर भी 3/2 हो गया, 1 का तो मतलब 1 ही होता है, बिल्कुल जी। अब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस
3, ये हो गया, ये 3 3 9 अपॉन 2, तो देखो 2 से ये 2 कट गया, 3 हो गया और यहाँ 6 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, तो 1:2 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। और इतना टाइम नहीं लगता इसको करने में, ऐसे क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट अवे हम इसको 1 यूनिट लेते हैं इसका सेंटर, और सारे का सारा ये जो क्वेश्चन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, यानी कि जो भी आपका फिगर होगा वो सिमेट्री होगा, वो सिमेट्रिकल होगा, तो यानी कि रेडियस जो होगा ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आएगा, वो एक दो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बारी में वो इस तरीके से दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एम रिस्पेक्टिवली इन द गिवन इन द इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय। ओके ओके ओके, तो देख लेते हैं। एक नंबर दे रखा है जी 34 R0503 अब इसको 16 से और 11 से डिवाइड कर देती है परफेक्टली, तो आर एंड एम की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, आर और एम की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल ठीक है, वैल्यू आर रिस्पेक्ट इफ गिवन नंबर ओके ओके, तो 11 से इसको जो है हमें डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम इसका देख लेते हैं क्या है, ये इसको ऐड कर देंगे, ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ये कितना हो गया हमारा? 3 5 3 8 8 8 और 3 कितना हो गया? 11 11 सॉरी, आर प्लस एम माइनस कर लेते हैं, 4 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस एम प्लस 1, तो यानी कि ये कितना आना चाहिए हमारा? ये आना चाहिए हमारा 10, ये आना चाहिए हमारा 10। तो अब जो 10 ऑप्शन दे रहा है, पहली बात तो वो सही होगा, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, 7 5 12 ये सही नहीं हो सकता, बात खत्म। अब उसके बाद कहता है 16, 16 के लिए कितना होता है? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 4 के लिए, है ना, 34R0503 4 के लिए ये देखते हैं, 8 के लिए ये देखते हैं और 12 के लिए ये, तो यानी कि 12 के लिए हम ये देखेंगे ये लास्ट की 4 डिजिट। ठीक है जी, अब ये देखते हैं 16 से जाएगा, 1 से चला गया तो बचा 14, है ना, बचा कितना? 14। एक सेकंड, अब हम जो है ना 16 से देखने के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू में पॉसिबल है, तो यानी कि 6 और 4 में से कोई एक वैल्यू देख लेते हैं रख के, अगर वो उससे कट गई तो ठीक, नहीं तो दूसरी वाली सही हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, ठीक है, 6 रख लेते हैं, तो 16 से इसको हम काटते हैं मान लो, तो 16 एकम 16, तो ये 14 बच गया, तो ये 146 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा? और ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम 44 चला जाएगा, 144, तो बचा कितना? 2, तो यानी कि 26, तो 26 तो 16 से जाता ही नहीं, तो यानी कि ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करना, अगर हम चाहें तो करके भी देख सकते हैं, लेकिन ए जो है गलत हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 50,000 रुपए जो है बैंक से लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, वो भी कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे, और वो क्या करता है सॉरी, हर साल के एंड में जो है वो 15,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, ठीक है, लोन की विथ इंटरेस्ट। तो अब वो कहता है कि 2 साल 3 साल तक तो उसने इंटरेस्ट पे किया, तो 3 साल के बाद उसके ऊपर कितना पैसा जो है बैंक का अभी भी बकाया बचा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं 10%। 10% का मतलब होता है कि 1/10, बहुत बढ़िया। तो यानी कि 10 उसने, मान लेते हैं 10 उसने बैंक से पैसे लिए, तो अगले 1 साल के बाद उसको कितना देना होगा? 11 रुपए उसको देने होंगे। तो 10 के यानी कि अब उसने लिया कितना है? उसने लिया है 50,000, तो यानी कि ये कितना गुना हो गया? ये हो गया 500 गुना। तो अब जब 500 गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना देना होगा उसको? 55,000 रुपए, ठीक है जी, ये देना होगा। 50,000 लिया उसने 1 साल में, ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने दे कितने दिए? उसने दे दिया जी उसको 15,000 रुपए पे कर दिए, तो अब बचा कितना उसके पास? अब बच गया कितना उसके पास? बच गया 40,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है जी। अब फिर उसका 10 की जो वैल्यू हुई वो कहाँ कितनी हुई? 11। अब ये बात हो रही है सेकंड ईयर की जी, यानी कि ये कितने हो गई? 400 गुना। तो यानी कि अभी कितने उसको देने थे जी? 44,000 रुपए उसको देने थे बैंक को, लेकिन उसने दिए कितने जी? 15,000 रुपए दे दिए। तो अब बचा कितना उसके पास? अब बच गया उसके पास 29,000 रुपए, ठीक है, बिल्कुल सही किया ना? ठीक है जी। अब ये हो गया 2, अब ये 3 सच इंस्टॉलमेंट, तो यानी कि अब ये 10 लिए होंगे तो देना कितने हैं जी इसको? 11। अब ये बात हो रही है थर्ड ईयर की, बिल्कुल ठीक है। अभी कितना हो गया इसका? ये हो गया 2900 टाइम। तो अभी कितना उसको देना था जी? उसको देना कितना था? ये देना था 0099 11 2 जा 22 और ये 31,900, लेकिन अब उसने तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी कितना दे दिया? 15,000 रुपए उसने दे दिए। तो अब उसके पास को कितना बचा जो बैंक को देना है? उसको देना है, ये हो गया 11, 6 5 11, 3 2 में से 11, तो यानी कि 16,900 रुपए अभी भी उसका बकाया है 3 साल के बाद बैंक को अभी जो उसको देना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, एंड दिस इज दी
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जो और भी मैं कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन जो कि ऐसे क्वेश्चन को करने को किया जाता है, क्योंकि ये याद रखने का कोई इसके अंदर फंडा नहीं है कि हमें याद रखना है, क्योंकि यही होता है, ये सिंपल तरीका है। तो हम इसके अंदर, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इतना ज्यादा नहीं आएगा कि वो हमें 5वें 6ठे साल में ले जाएगा, 2-3 साल के अंदर ये हो जाएगा। और अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो इस मेथड से भी हम क्वेश्चंस को बहुत सही टाइम में कर सकते हैं। तो ये मेथड इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, जो कि आपने देखा होगा ज्यादा टाइम नहीं लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो सीधा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे हम लिख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपकीपर ने जो है क्या करता है, वो फॉल्टी वेट, यानी कि फॉल्टी वेट जो है यूज करके चीजें बेचता है जिसके अंदर 25% कम तौलता है। ठीक है, कोई नहीं। अब वो क्या करता है कि अपने कॉस्ट प्राइस में 15% अब मार्क प्राइस, मतलब जो है जो अपना सामान है उसको 15% कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से ऊपर क्या नाम है, बढ़ा देता है, 15% बढ़ा देता है। अच्छा, अब वो उस बढ़े हुए पे भी जो है 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का जो क्या है डिस्काउंट वो देता है, तो अब उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो अब देखो जी, क्या बात हुई। बात यह है कि जो है 25% लेस, तो यानी कि सॉरी ये वाला पेन ले लेते हैं। 25% लेस, तो 25% का मतलब पहले देख लेते हैं। 25% का होता है 25/100, तो ये 1/4 हो गया। 15% का मतलब देख लेते हैं, 15/100, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20 हो गया। ठीक है, और 10% का मतलब 10/100, तो ये 1/10 हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, कोई नहीं। अब वो क्या कहता है, 25% कम। 25% कम का मतलब कितना हुआ कि उसको देना तो 4 था, लेकिन सॉरी, उसको देना तो देना तो 4 का था, लेकिन असल में दिया कितना उसने, 3। यानी कि 3 के पैसे में ही जो है ना उसका कॉस्ट प्राइस रहा, और उसको बता दिया कितना, 4 दिया है हमने। ठीक है, उसको देनी तो उसको 4 की चीज चाहिए थी, मतलब पूरा का पूरा जो है उसको देना चाहिए था 3। 3 की 3 चीज़ जो है कंप्लीटली देनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 4 यानी कि 1000 किलोग्राम पे 950 किलोग्राम ही उसने 750 किलोग्राम ही उसने दिया। और जो उसने क्या करा, अब ये तरीका है शॉर्ट में जो एग्जाम में हम इसको करते हैं, बाकी ये कैसे आया वो भी अभी जो है आगे मैं बताता हूँ। अब उसने क्या बोला है कि उसने 20% 15% ऊपर कर दिया, तो मार्क कर दिया, तो यानी कि 20 की चीज थी तो +3 बढ़ा के उसने उसको 23 बता दिया, मतलब उसका मार्क प्राइस बढ़ा दिया, 20 से 23 कर दिया। अब उसने डिस्काउंट भी दिया, तो 10 की चीज जो है उसने 9 में फाइनली बेच दी। तो अब इसको हम जब कट करेंगे तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से यहाँ 50 5 टाइम कट गया, तो ये 50 आ गया और ये 69 आ गया। तो ये कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 19 का प्रॉफिट, हाँ 19 का प्रॉफिट हो गया ना। 50, 19 का प्रॉफिट हुआ 50 पे और इंटू 100, तो 50 से 2 बार गया, तो ये 38% का उसका प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हुआ हमारा 38% उसका नेट प्रॉफिट। अब ये आया कैसे, जरा मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मैंने हमने हमने ये किया कैसे। ठीक है जी, बिल्कुल। एक सेकंड, अभी जो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करने के बाद मैं बताता हूँ ये हमने प्रोसेस किया कैसे, ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये थोड़ा-सा इसको हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि 25% जो है कम, 25% जो है कम उस पे देता है, मेज़र करता है। तो यानी कि मान लेते हैं 1000 ग्राम की चीज़ जो है वो कितना दे रहा है, 25% कम, यानी कि 750। 1 ग्राम की चीज़ जो है 1 ग्राम की चीज़ जो है ₹1 मान लेते हैं। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 तिया 25 चौका। यही बात हुई थी जो अभी हमने करी थी। ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस तो इतनी ही लग रही है उसकी, जबकि और वो क्या है, 4 की चीज़, यानी कि उसको 4 यूनिट तो कंप्लीटली उसने देनी चाहिए थी ग्राहक को, 4 यूनिट जो है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी 4, तो यानी कि 4 की चीज़ 4 में ही देनी चाहिए, यानी कि 4 ग्राम सेलिंग प्राइस पे ही, यानी कि कॉस्ट ग्राहक को देना चाहिए था। हमने यहाँ 1 ग्राम 1 की वैल्यू ली है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो है उसको इतनी देनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या करा, पीछे से चोरी कर ली वजन में। तो एक्चुअल में उसने दिया कितना, एक्चुअल में जो दिया उसने यहाँ पे 3, तो यानी कि उसकी जो लागत लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 3 की ही लगी होगी। ठीक है जी। अब वो क्या करता है कि 15% अबव कर देता है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि 20 की चीज़ वो 23 में कर देता है। तो अब इसको जो है हमें थोड़ा-सा मतलब वो करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको जब हम 20 से, यानी कि 20 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से इंटू कर देंगे, और इधर भी 20 से इंटू कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 हो गया, ये 60 हो गया। इसको 3 से इंटू कर देते हैं, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 69। बिल्कुल ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है वो डिस्काउंट भी दे रहा है। अब वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10 की चीज, अब ये रहा 69 पे 10% डिस्काउंट देता है, तो यानी कि 69 का 10% डिस्काउंट जो दिया, यानी कि 90% जो हुआ, या फिर हम इसको ये बोलें कि यहाँ से इसको मिटाया जाए,
यहाँ इसको मिटाया जाए तो इसका बोला जाए 10 की चीज वो 9 में बेच रहा है। ठीक है, अब इनका रेशियो जो है हमें बराबर करना है। तो यही जो है रेशियो जो हमने बराबर करा था वो इतना इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या करते हैं, हम दोनों रेशियो ले लेते हैं और जो आपस में कट जाता है और उसका लास्ट में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करके हम जो है उसका डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एक्चुअली में हमने किया यही है यहाँ पे, जो जो चीज हमने यहाँ करी है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 टैप हैं ए, बी, सी टैंक के अंदर जो पानी फिल करते हैं 10, 20 और 25 घंटे के अंदर। अच्छा, पहले क्या करते हैं, तीनों टैप ओपन किए जाते हैं एक साथ, 2 घंटे के बाद सी को जो है बंद कर दिया जाता है, ए और बी जो चलते रहते हैं, 4 घंटे के बाद बी भी बंद कर देते हैं। तो रिमेनिंग टैप ए जो है अपने आप भरता है। तो परसेंटेज काम बताना है ए ने कितना काम किया, परसेंटेज तो कुछ नहीं जी, इसको मान लेते हैं ए टैप, बी टैप, सी टैप। ये 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा। ठीक है, अब ये कितना हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे 100, इनका एलसीएम देखते हैं, 100 एलसीएम इनका आ गया। तो 10 से 10 में 25, 20, 5 के टाइम में और ये 4। ठीक है जी, तो यानी कि 100 यूनिट टोटल एलसीएम लेके मान लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम आने के बाद बोलता है कि एट फर्स्ट तीनों टैप ओपन की जाती हैं 2 घंटे के लिए, तो इन 2 आवर्स के अंदर मान लेते हैं कितना हो जाएगा जी, ये 10 प्लस 5 प्लस सॉरी 5 प्लस 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 38 यूनिट काम हो गया। उसके बाद भी बोलता है 4 घंटे के बाद, तो यानी कि स्टार्टिंग से 4 घंटे यानी 2 घंटे तो हो गए, तो अब फिर 2 घंटे, तो इसके अंदर ए और बी ने काम किया 10, 5, 15 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 15 इंटू 2 यानी कि 30 हो गया। तो ये टोटल कितना काम हो गया 68, तो इसमें से 68 काम हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32। तो 32 काम तो इसी ने किया, ए ने बात का, बाकी काम जो है 4 घंटे तो किया इसने, तो 4 घंटे काम ए ने किया है और 10 की एफिशिएंसी से अपॉन 100 टोटल काम और 100 से परसेंटेज निकालते हैं, तो कितना हो गया ये 10 इंटू 4 40 और 30 32, तो यानी कि 72, और ये 100 से 100 कट गया, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सुपर मार्केट के अंदर जो है 5.5% का डिस्काउंट दिया जाता है टोटल परचेजिंग वैल्यू पे, और आधे % का और बोनस दिया जाता है यदि 10,000 से ऊपर की सेल की जाती है। तो टोटल सेल निकालनी है इफ इट अर्न, यानी कि यदि जो टोटल डिस्काउंट जो दिया गया वो कितना 1990 का दिया है। तो इसको मान लेते हैं कि 5.5% जो है सेल दी गई इधर, और इधर दी गई कितना 6%, जो कि प्लस बढ़ गई। तो यहाँ पे 10,000 मान लेते हैं, ठीक है, 10,000 प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा ये 10,000 से नीचे, ठीक है, 10,000 से नीचे हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि सारी की सारी सेल जो है वो 10,000 से ऊपर हुई हो, ऐसा हम मान लेते हैं कि सारी की सारी सेल जो है 10,000 से ऊपर हो गई। तो 10,000 से जब ऊपर हो गई तो कितना परसेंट उसको, 10,000 से ऊपर हो गई तो कितना परसेंट उसको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, आधा %। 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये 50 कट गया। तो यानी कि अभी जो उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अभी जो उसको मिल रहा है 1,990 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये हमारा 2040, है ना, सही लिखा ना 2040, तो थोड़ी सी मिस्टेक ना हो। तो 2040 रुपए अगर मान लेते हैं कि उसने सारी की सारी सेल ऊपर करी होती है 10,000 से ऊपर, तो उसको जो डिस्काउंट मिला होता है वो कितना मिला होता है, 2040 रुपए का उसको डिस्काउंट हमें मिला होता। तो अ, यानी कि एक्स पे 6% का डिस्काउंट जो है वो कितना है 2040 रुपए। तो एक्स यानी कि टोटल सेल हो गई उसकी, एक्स यानी कि टोटल सेल हो गई, और जो है उस पे 6% का मतलब कितना हो गया 2040, तो 6 × 18, 6 × 24 ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 34,000, तो यानी कि 34,000 की उसकी टोटल सेल, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 34,000 की उसकी सेल हुई होगी, जिसमें क्या किया 10,000 से नीचे नीचे तक तो उसको 5.5% का डिस्काउंट दिया, और 10,000 से जैसी सेल ऊपर पड़ी तो उसको आधा % और यानी कि 6% का डिस्काउंट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 जो है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये कहता है कि cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा है, और cos थीटा माइनस sin थीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाए विथ साइन, तो ये क्या आता है, तो यानी कि a cos थीटा, b sin थीटा, अगर मान लेते हैं कि m है, तो ये हमारा b sin थीटा और माइनस ए कॉस थीटा, ये कितना आएगा। इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ ए और बी कितना है, 1 और 1 है, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस एम कितना दे रखा है, यहाँ एम दे रखा है कि √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, और यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट 2, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 साइन थीटा। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो आंसर कितना आ गया √2 साइन थीटा, इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक जर्नी दे रही है जिसके अंदर 3 लैप लिए जाते हैं और तीनों अनइक्वल लैप्स हैं, है ना? अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए जाते हैं अलग-अलग टाइम के अंदर, जो एक कार ट्रैवल करती है। तो उसके अंदर क्या करना है कि ओके, अब उसमें ये दे रखा है कि जो कार ने लिए 400 किलोमीटर चली वो 4 घंटे के अंदर पहले लैप में, बहुत बढ़िया। अनदर लैप, दूसरे लैप के अंदर वो 162 किलोमीटर चली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरे लैप में। अच्छा, बाकी बचा जो लैप था उसमें क्या करा उसने, 4 घंटे के अंदर कवर करा। ओके, अब जो एंटायर जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड थी, यानी कि पूरी जर्नी में जो उसने एवरेज स्पीड रखी अपनी गाड़ी की, वो रखी 50 किलोमीटर। तो अब बताना है कि तीसरे लैप के अंदर जो है स्पीड क्या थी? क्या व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन द थर्ड लैप? बिल्कुल, तो थर्ड लैप में अंदर जो है उसकी स्पीड क्या थी? इट कवर्ड, अच्छा एक चीज और इसके अंदर अनइक्वल, अ कार कवर्ड डिस्टेंस इन द फर्स्ट लैप व्हाइल अनदर इन द सेकंड लैप, इट कवर्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द फाइनल लैप इन 4 किलोमीटर सच दैट द एवरेज इन इतना व्हाट वाज द स्पीड। अच्छा, स्पीड निकालनी है हमको उसकी थर्ड लैप के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी? तो एवरेज एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब एवरेज स्पीड दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर। ठीक है जी, अब पहले लैप के अंदर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस पहले तो चली वो 200 किलोमीटर, प्लस कर लेते हैं, उसके बाद चली वो 162 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें इसका डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, अब यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। टाइम पहला जो चली वो 4 किलोमीटर के अंदर, उसके बाद जो है टाइम हमें नहीं दिया। बिल्कुल, अब यहाँ निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, हम यहाँ निकालते हैं कि डिस्टेंस 162 किलोमीटर चला, 15 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना होता है तो हम क्या करते हैं, उम, अ, तो हम इसको जो है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारा टाइम जो कि हमें नहीं दिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 से ये 3 टाइम चला गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 18 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 को 18 तिया 54, तो यानी कि 3 घंटा। तो यानी कि जो उसने सेकंड लैप में टाइम लिया वो कितना लिया, 3 आवर, और जो थर्ड लैप में टाइम लिया उसने 4 आवर टाइम लिया। तो ये कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 362 प्लस एक्स, और ये 4 4 8 और 8 और 3 11, तो 11 5 जा 55, इधर जब 8 चला गया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से x आ जाएगा हमारा 138। यहाँ से x कितना आ गया, यानी कि तीसरे लैप के अंदर जो है उसने एक सेकंड, एक सेकंड, ये 138 नहीं आएगा, 550 है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये गया तो ये 8 आ गया, और ये 15, ये आ गया इतना, और ये 198, 8 2 10, ठीक है ना, 8, यहाँ 188, 8 2 10 हो गया, 8 6 14 15 3 और 1 4 और 1 5, 188, यानी कि थर्ड लैप के अंदर जो उसने डिस्टेंस चला वो 188 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड निकालनी है। तो ये 188 डिस्टेंस चला और टाइम कितना लिया उसने, 4। तो अब इसको हम जब काट देंगे तो किसे 4 से करेंगे, तो 4 4 जा 16, और ये 4 7 जा 28, तो 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी उसके तीसरे लैप के अंदर, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो ये सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, अभी और भी सीरीज़ आएँगी जो कि 2024 में आने वाले एग्ज़ाम जो सीपीओ के अंदर है, उसके अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चन या इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं, और ये कुछ प्रीवियस ईयर में से निकाले हुए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए थे प्री में सीपीओ की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।